नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और शुरुआत उस खबर के साथ कर रहे हैं जिस पर आज पूरी दुनिया की नजर भी है, हेडलाइंस भी बनी हुई है। जी हां, एससीओ बैठक की, जिसमें चीन में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी की अब से कुछ देर पहले ही शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई है। बहुत ही ऐतिहासिक ये मुलाकात मानी जा रही है। अब तियानजिन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों गर्मजोशी के साथ मिले। दोनों नेताओं के बीच करीब 55 मिनट की बातचीत हुई है। पहले तय थी कि 40 मिनट की होगी, 15 मिनट और लगे हैं ज्यादा। अब मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि चीन और भारत के सहयोग से करीब 2.8 अरब लोगों को फायदा हुआ, यानी कि भारत और चीन की जनसंख्या की बात हुई यहां पर। पीएम मोदी ने सीमा पर शांति और स्थिरता पर बात दोहराई और कहा कि भारत आपसी विश्वास सम्मान के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती अच्छा विकल्प है और उन्होंने ड्रैगन और हाथी के साथ आने की बात कही है। अब शी जिनपिंग ने बिना ही ट्रंप के नाम लिए टैरिफ वॉर पर अटैक भी किया और कहा कि हमें बहुपक्षीय दुनिया बनाने के लिए काम करना होगा। तो ये मुलाकात की तस्वीरें देख रहे हैं, दोनों नेताओं को आप देखिए। दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है। पिछली मुलाकात जो हुई थी आखिरी, वो हुई थी कजान में 2024 अक्टूबर के महीने में रशिया में। और उस दौरान ये लग गया था कि हो सकता है कि अब धीरे धीरे मुलाकातों का दौर बढ़ेगा। मुलाकातों का दौर भी बढ़ा और पृष्ठभूमि भी ऐसी मिली है इस वक्त मुलाकात की, शायद इससे बेहतर हो नहीं सकता था कि जहां पर दो ऐसे देश जिनके बीच रिश्ते भी खट्टे मीठे रहे हैं, कभी यहां पर गुस्सा है, कभी यहां पर प्यार है, कभी हैंडशेक है तो कभी वार है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तारीफ के काबिल हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि भारत और चीन को यह मौका मिला है कि वो अपने गिले शिकवों को भुला दें, अपने विवादों को भुला दें और दोनों देश अपने अपने हित को आगे रखते हुए, साधते हुए अब आगे बढ़े। और उसी का नतीजा है कि एससीओ समिट पर इस वक्त पूरे दुनिया की नजर है। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एथेंस चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो आपने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के ओपनिंग रिमार्क्स को सुन लिया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में उन्होंने अपनी बात को कह दिया है। उन्होंने अहम कुछ पॉइंट्स बोले हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जिसका जिक्र मैं कर रहा था, जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त सामने, पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का एससीओ समिट में जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा इस वक्त आप कह सकते हैं कि विषय है चर्चा के लिए। कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है? चीन की ताकत दिखाने के लिए बैठक का इस्तेमाल। वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिखता है? ट्रंप को टैरिफ नीति से दो विरोधी नेता साथ आ गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कहता है? बहुत जबरदस्त हेडलाइन दी है, दुनिया के 4 में से 3 सबसे ताकतवर नेताओं की मुलाकात। द गार्जियन, अमेरिकी टैरिफ का असर, 7 साल बाद चीन दौरे पर मोदी। और द टेलीग्राफ क्या लिखता है? ट्रंप का दोहरा अपमान, मोदी पुतिन से मिलेंगे शी जिनपिंग। और साथ ही पीपुल्स डेली क्या कहता है? एससीओ समिट से सहयोग के नए
दौर की शुरुआत होगी। हमारे साथ हमारे मेहमानों का पैनल भी है जिन्हें रोजाना आप मिलते ही हैं। हमारे साथ विजय सर है, इसके अलावा हमारे साथ समीर सर है, अनंत जी हमारे साथ हैं और विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजय सर, क्योंकि हम विजय एक कह सकते हैं कि भारत के लिए है या फिर कहें कि उन देशों के लिए है जिन्होंने टैरिफ वॉर भारत के खिलाफ छेड़ दिया है अमेरिका ने, और इस बीच जो हेडलाइन सबसे महत्वपूर्ण मुझे इसमें लगी है सर, वो है इसमें द वॉल स्ट्रीट का दुनिया के 4 में से 3 सबसे ताकतवर नेता मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें से एक भारत भी है, जिसकी मुलाकात की तस्वीर आप देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है जो हेडलाइन है, क्योंकि पुतिन साहब भी यहाँ पर मुलाकात हो रही है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया 2.8 अरब का, मतलब हर तीसरा, दुनिया का हर तीसरा आदमी की ताकत है ये एससीओ की बैठक करीब करीब उस तरह से। और 7 साल बाद प्रधानमंत्री चाइना यात्रा पर गए हैं, तो लगता है कि बर्फ़ पिघली है। बर्फ़ पिघलती है तो माहौल अच्छा होता है हमेशा ही, नई फसल उगती है, नया रोशनी दिखती है, तो उस उम्मीद के साथ होना चाहिए। इससे पहले जो 2 बैठकें हुई विदेश मंत्रियों की और रक्षा मंत्रियों के एससीओ समिट में, हालांकि रक्षा मंत्रियों के साथ जो बैठक हुई थी उसमें चीन ने पहलगाम की घटना का जिक्र नहीं किया था, पाकिस्तान की एक आतंकवादी घटना का जिक्र किया था। उस पर हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी जवाब दिया और जो जॉइंट डिक्लेरेशन था उस पर दस्तखत नहीं किए थे। लेकिन उसके बाद जब विदेश मंत्री वहाँ गए हैं डॉक्टर एस जयशंकर, तो उसके बाद काफ़ी बात आगे बढ़ी। और जब चाइना के विदेश मंत्री यहाँ आए, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई, एनएसए के साथ मुलाकात हुई, एनएसए भी वहाँ पर गए हुए हैं, तो मुझे लगता है एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी। और मैं इसकी नई हेडलाइन देखता हूँ कि ये थैंक्स टू ट्रंप कहना चाहिए, जैसे मैं शुरुआत में कहा ही था। हाँ, कि थैंक्स टू ट्रंप है ये, कि हो सकता है कि इतनी जल्दी हमारे रिश्तों में ये बदलाव नहीं आता, लेकिन ट्रंप के दबाव के बाद, ट्रंप की जो टैरिफ नीति है उसकी वजह से, और वो केवल हम पर नहीं है, चीन के साथ भी जो उनका रिश्ता जिस तरह से बना है, रशिया के साथ भी जो रिश्ता बना है, उसने पूरे एक दुनिया का जो ग्लोबल परिदृश्य है उसको बदला है। और भारत को ये एक मौका है, क्योंकि चीन के साथ हमारे रिश्ते, और रिश्तों से भी ज़्यादा मैं बात करता हूँ कि हमें उन पर पूरा तरह से भरोसा नहीं है। आज भी मुझे भरोसा करने का वक्त नहीं लगता पूरी तरह से, लेकिन भरोसा बढ़ाने के लिए भी जरूरी होता है कि कुछ भरोसा किया जाए। तो उस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो चीन, जैसे बाहर प्रधानमंत्री ने भी कहा कि दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं, दुनिया के 2 सबसे बड़े देश हैं जी, वो दोनों मिलकर अगर कुछ करते हैं तो ट्रंप साहब के लिए जवाब होगा। और वैसे ट्रंप साहब का आपने खबर पढ़ी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए बहुत कड़ी टिप्पणी की, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहां पर भी वो एक बड़ी मुश्किल में है। वो किस तरह से दबाव में आते हैं, किस तरह से बता भी दीजिए ना कि क्या झटका लग गया उनको, क्योंकि एक तो झटका लग ही रहा है उनको, जो तस्वीरें देख रहे होंगे। ये तो बड़ा झटका है, ये दोनों लोगों का मिलना, खासतौर से शी जिनपिंग का और प्रधानमंत्री मोदी का मिलना। वो शायद इस बात की उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरह से होगा, और उनको लग रहा था कि भारत अलग थलग पड़ जाएगा, इसीलिए उन्होंने चीन के साथ वो बर्ताव नहीं किया जो भारत के साथ किया टैरिफ के मसले पर। उन्होंने रशिया के साथ भी उस तरह का बर्ताव नहीं किया जो उन्होंने भारत के साथ किया है, ताकि वो समझते थे कि तीनों अलग अलग शक्तियाँ तीनों अलग अलग रहें, एकजुट ना हो। तो ये करके, और सुप्रीम कोर्ट का आपने जिक्र किया, हम पहले भी चर्चा करते रहे कि वहाँ पर राजनीतिक माहौल में भी ट्रंप का बड़ा विरोध हो रहा है टैरिफ को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन चल रही थी जिन्होंने उसको गलत माना एक तरह से। टैरिफ पर जो पॉलिसी चल रही है, और वो न अमेरिका के हित की है न दुनिया के हित की है। लेकिन ट्रंप साहब कब समझेंगे, क्या होगा, ये तो अलग मुद्दा। लेकिन एससीओ एक मैसेज है उनके लिए, और ये भी है जो मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी है उसके लिए भी एक बड़ा कदम है। चलिए, कुल मिलाकर एक बात तो इससे साफ हो रही है कि ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर की शुरुआत की है उसका असर दुनिया के जो ग्लोबल साउथ पर कुछ खास देखने को मिल रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसमें चीन भी शामिल है, इसमें ब्राजील भी शामिल है, इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वो देश जो ब्रिक्स का एक हिस्सा है, और कहीं ना कहीं वो चुभते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो ओपनिंग रिमार्क्स है उसमें कुछ अहम बातें कही थी, जिसमें मुझे लगता है कि एक बड़ा संदेश है। किसके लिए? चीन के लिए। उन्होंने कहा कि परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता, ये 3 जो शब्द हैं वो अपने आप में, विनोद सर, बहुत अहम है। विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता। चलिए मैं विश्वास की बात कर लेता हूं, क्योंकि जो विश्वास है, क्या हम चीन पर विश्वास कर पाएंगे? क्योंकि कुछ दिन पहले तो अभी हम बोल रहे थे दुश्मन है, पाकिस्तान के साथ रहता है, ये विश्वास कैसे होगा? नहीं, विश्वास का संकट तो चीन के साथ हमेशा रहा है। नेहरू जी के जमाने में भी विश्वासघात हुआ। उसके बाद जिस तरह मोदी जी आए, मोदी जी ने बहुत कोशिश की, चीन के साथ रिश्ते अच्छे बने। उन्होंने शी जिनपिंग को गुजरात बुलाया, फिर खुद गए, वुहान गए, शी जिनपिंग को मल्लापुरम बुलाया, तो एक अच्छी शुरुआत हुई थी। लेकिन गलवान हो गया, तो सीमाओं पर अतिक्रमण हुआ चीन की तरफ से, तो विश्वास का संकट तो है चीन के साथ।
लेकिन अब दुनिया जिस तरह से परिदृश्य बदला है, अब तो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया ना, जो अभी विजय जी भी कह रहे थे। अब वो ना तो बाईपोलर है ना यूनिपोलर है। यूनिपोलर में तो होता है भाई एक माई बाप है, उसके आगे पीछे घूमो, उसको नाराज मत करो। बाईपोलर में ये होता है ये खेमा पकड़ लीजिए, उस खेमे के साथ आप अलाइन हो जाइए। लेकिन अब तो मल्टीपोलर में हर देश अपने हिसाब से चीज़ें तय करेगा। और आज ही मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान पढ़ रहा था, और सही कहा उन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति में कोई स्थायी शत्रु और स्थायी मित्र नहीं होता। परिस्थितियां देश काल के हिसाब से आपके संबंध बदलते रहते हैं। यही अमेरिका, यही ट्रंप कुछ साल पहले हमारे कितने घनिष्ठ थे, हम नमस्ते ट्रंप भी कर रहे थे, हाउडी मोदी भी हो रहा था, सब हो रहा था, और पूरा जो है आज वही ट्रंप हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए। बस मैं एक चीज जोड़ दूं, क्योंकि आपने ये बात बोली ना कि कोई भी हमारा स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं रहता, लेकिन उसमें एक एग्जाम्पल है ना, रूस। हाँ, रूस है एग्जाम्पल। लेकिन देखिए हर चीज देश के साथ, रूस तो हमारा ऑलवेदर फ्रेंड है, जैसे चीन पाकिस्तान का ऑलवेदर फ्रेंड है, हमेशा जो है वो उनके साथ रहा। अमेरिका है वो कभी इधर कभी उधर, उसका वो तय करता है। लेकिन अब जिस तरह विश्व जिस दिशा में बढ़ रहा है, उसमें आप किसी भी देश के प्रति किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के नीति नहीं बना सकते। आपको अपने संबंध विकसित करने होंगे सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ। अब जैसे हमारा चीन के साथ क्या विरोध है, सबसे बड़ा विरोध तो सीमा का है ना जी। तो सीमा विवाद सबसे बड़ा विवाद है हमारा। अब सीमा विवाद ऐसा है जिसके लिए जब देंग शाओपिंग राजीव गांधी की मुलाकात हुई थी, तब एक बॉर्डर मैनेजमेंट का एक ग्रुप बना था, और वो उसकी 20-22 मीटिंगें हुई, कुछ नहीं निकला। अभी एक मैकेनिज्म डेवलप करने के बाद मोदी जी ने कही है कि भाई मैकेनिज्म डेवलप हो और बातचीत होती रहे, तो ठीक है, सीमा विवाद पर बातचीत करिए। बाकी व्यापार, अब जैसे ट्रेड में भी एक जो इम्बैलेंस है कि करीब $100 बिलियन के आसपास जो ट्रेड है वो चीन के पक्ष में है, हमारा काम है उसको भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, सीमा का मसला देखना है, ट्रेड बैलेंस देखना है। लेकिन इसके बावजूद एक पड़ोसी है, बड़ा देश है, और जब अमेरिका हम पर टैरिफ का हमला कर रहा है तो हमको भी तो दुनिया में अपनी हितों की रक्षा करनी पड़ेगी ना। तो ठीक है, चीन के साथ और रूस के साथ या और देशों के साथ अगर हम अपने एक आर्थिक संबंध और कूटनीतिक संबंध विकसित करते हैं तो मुझे लगता है ये तो अच्छी बात है। ये आखिर अमेरिका के भरोसे आप नहीं रह सकते ना, आप अमेरिका भी आएगा। देखिएगा, इस नीति से अमेरिका को भी मजबूर होकर के कुल मिला के अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप के ऊपर वहाँ के अमेरिकी समाज का, अमेरिकी संस्थाओं का जो दबाव है। अब आप हेडलाइन देख लीजिए ना, वहाँ की मीडिया की सारी हेडलाइन जो है वो बता रही है कि ट्रंप साहब आप गलती कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। अभी कोर्ट का जिक्र किया ही विजय जी ने, कल वहाँ के जो है फेडरल कोर्ट ने जो है, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, वहाँ का जो वो कोर्ट है, सेशनल कोर्ट है, उसने दिया सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ट्रंप ने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इस मामले को लेकर के। लेकिन अगर एक अदालत अगर उसका विरोध कर रही है उनकी टैरिफ नीति का, और कह रही इनको अधिकारी नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ की संस्थाएं भी खड़ी हो रही हैं। तो ट्रंप साहब को भी विचार करना पड़ेगा आने वाले समय में, और इसलिए ये गोलबंदी इन देशों की बहुत जरूरी थी। नहीं सर, गोलबंदी की तो बात ठीक है, लेकिन इस मुस्लिम मसले पे एक बात जो निकल कर आई, जो आपने कहा कि जो पाकिस्तान और चीन का रिश्ता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान और चीन का रिश्ता इसी तरह से रहा तो भारत के लिए जो हम कह रहे हैं कि विश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो हमारा भी तो ताइवान से रिश्ता है ना, ठीक, हमारा हांगकांग से ताइवान से रिश्ता है, चीन का रिश्ता ताइवान से वही है जो पाकिस्तान से हमारा है। तो हम ताइवान से संबंध थोड़ी तोड़ रहे हैं। तो इसलिए ये सब चलता रहता है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कि संबंधों को आप चीन के साथ कैसे देखें, ताइवान के साथ कैसे देखें, वो पाकिस्तान कैसे बात आगे ना सम्मान की, तो अब सम्मान जैसे भारत तो रखता है ना सम्मान, भारत जाके चीन ताइवान को जाके कोई हथियार तो ऐसे नहीं दे रहा जाके जिसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ किया जा रहा हो, या फिर जाके कोई आतंकवादी पैदा कर रहा हो जो आतंकवादी घुस के मार रहा हो। समीर सर ये बताइए, क्योंकि जब सम्मान की बात प्रधानमंत्री कहते हैं तो कहना है ना कि आप एक दूसरे का सम्मान कीजिए। हमारा सम्मान क्या है कि भाई हमारे सीमा का सम्मान कीजिए, जिसमें आप सीमा विवाद भी आ जाता है, और साथ ही साथ पाकिस्तान जिस तरह से लगातार भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि जो समझौते हुए उसको नहीं मानता है। दूसरी तरफ है कि चीन के साथ जो हमने समझौता किया, राजीव गांधी जब गए थे, जब उस दौरान ये आपकी बॉर्डर को लेके जो समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उसको तो तोड़ दिया आपने जब डोकलाम ने आपने किया घुसकर। उसके बाद तो ऐसे बहुत सारे वाकये हुए। समीर सर देखिए, अब आज प्रधानमंत्री मोदी चीन में है, और एक सबसे बड़ी बात जो है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात का 125वां एपिसोड भी बोला है, उससे डिसकंटिन्यू नहीं किया कि भाई मैं विदेश के दौरे पर हूँ, बाहर हूँ तो मैं नहीं करूँगा। विदेश में रह के भी उन्होंने अपने 125वां एपिसोड को कंटिन्यू किया है। और देखिए, बहुत स्पष्ट प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और चीन भी इस बात को समझता है कि अब भारत 2014 के बाद जो भारत बना है कि दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन रहा है,
आर्थिक रूप से भारत कितना सक्षम हो चुका है, सैन्य रूप से भारत कितना सक्षम हो चुका है। और चीन भारत को जिस नजरों से 1962 में देखता था कि भाई 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था, तत्काल युद्ध में चला गया, भारत को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, भारत अपने पैरों पर खड़े होने की उस समय कोशिश कर रहा था। आज भारत बहुत मजबूत है, तो चीन जानता है कि आज भारत 2014 के बाद जो भारत बना है वह भारत एक अलग भारत है। अब चीन भी इस बात को जानता है कि जब अमेरिका से जब चीन के इतने ज़्यादा टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है, भारत का भी कुछ हद तक अमेरिका से टैरिफ वॉर हो गया है, तो चीन जानता है कि भाई ऐसी स्थिति में भारत का इतना बड़ा जो मार्केट है, भारत जो इतनी बड़ी ताकत है, तो भारत को नजरअंदाज कर चीन कोई बहुत बड़ा दुनिया में दबदबा नहीं बना सकता। और यह बात सही है कि अब जब प्रधानमंत्री मोदी चाइना गए हुए, तो चाइना में पुतिन से मुलाकात होगी, चीन से जिस तरीके से बातचीत प्रधानमंत्री मोदी की हुई है, सीमा सुरक्षा को लेकर और सीमा विवाद को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ने की बात हुई, और प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में कहा भी है कि भाई अब दोनों देशों में उड़ानें शुरू हो गई है, मानसरोवर यात्रा शुरू हो गई है, सीमा विवाद को लेकर भी बातचीत बड़े स्तर पर होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि अब चीन इस बात को समझता है कि भारत के साथ बहुत लंबे समय तक वह झगड़ा कर अपना हित नहीं साध सकता, तो अब उसे भारत के साथ चलना पड़ेगा। और वैसे भी अब इस दुनिया कोई सिंगल पोलर वर्ल्ड रहा नहीं कि अब अमेरिका दादागिरी है, अब मल्टीपोलर हो चुका है। और अगर भारत और चीन भी इस बात को जानता है कि भारत, चीन और रशिया अगर तीनों मिलकर अगर चलते हैं तो दुनिया में अमेरिका का दबदबा खत्म होगा, अमेरिका का जो डॉलर है उसका दबदबा खत्म होगा, और भारत, रशिया और चाइना तीनों मिलकर अमेरिका को उस घुटने पर लाने की स्थिति में आ जाएगा। तो तीनों बड़े देश है, आर्थिक रूप से भी मजबूत है, सैन्य दृष्टि से भी मजबूत है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जाकर चीन में बता दिया कि भाई हमारा मन खुला है, हम आपके पास आ सकते हैं, हमारे देश के हित में अगर आपसे समझौता करना है तो मैं आपके पास आ सकता हूं, मुझे कहीं आपसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन देश के हित के साथ जब समझौते की बात आएगी तो अमेरिका के साथ हमने समझौता करने से मना कर दिया, आपके साथ भी हम वही तरीके से व्यवहार करेंगे। 140 करोड़ लोगों का हित जिसमें होगा, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ भी वही निर्णय लेंगे और चीन के साथ भी वही निर्णय लेंगे। मुझे लगा जब प्रधानमंत्री लौटकर आएंगे तो भारत के साथ बहुत अच्छी खबर लेकर भी आएंगे। अब वो तीसरा पॉइंट आ जाता है ना जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। अरुण सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि संवेदनशील होने की जरूरत है, अब संवेदनशील होने की जरूरत क्या है? संवेदनशील होने के लिए आपको भारत के जो कई मुद्दे हैं, चाहे वो आतंकवाद का हो, आप जिसको लेकर लगातार वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, आप जाइए देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी कोई लेकर हम आते हैं, कोई मुद्दा लेकर आते हैं, किसी के ऊपर हम लगाना चाहते हैं बैन, उसको वो वीटो कर देता है चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर। इसी तरह से सीमा विवाद भी है जिसका वो सम्मान करना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो संवेदनशील होने की जरूरत है कि भारत किसको देखता है। भारत के लिए आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, भारत की जो जनता है त्रस्त है, भारत के बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, जिसका सबसे ताजा उदाहरण पहलगाम था। क्या चीन इस पर भारत के साथ कहीं पर एक पेज पर आता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि वो कहता तो है कि ड्रैगन और हाथी डांस करेंगे। अरे कैसे डांस करेंगे, कैसे कमरे में रहेंगे अगर आप संवेदनशील ही नहीं रहेंगे हमारे मुद्दों को लेकर? देखिए, मुझे लगता है अमित कि अभी हम बहुत जल्दबाजी ना करें इस रिश्ते को और बहुत आगे भी ना जाएं। अभी बहुत ठहर कर देखना पड़ेगा, क्योंकि चीन पर विश्वास करना बहुत ही कठिन है। और विश्वास करके नेहरू जी ने देख लिया क्या, मतलब नेहरू जी के निधन के अनेक कारणों में से एक कारण चीन का विश्वासघात भी माना जाता है कि उनको बहुत ज्यादा सदमा लगा था 62 के युद्ध में पराजय के बाद। चीनी भाई भाई, तो हिंदी चीनी भाई भाई से ज्यादा अभी यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि दोनों के दिल मिल गए, हाथ मिलने से दिल नहीं मिलते हैं। दोनों की ज़रूरत है इस वक्त, दोनों के कारोबारी संबंध, क्योंकि अभी जो वैश्विक व्यवस्था बन गई है उसमें सीमा विवाद बहुत बड़ा मुद्दा अब वैसा दिखता नहीं है। अब जो विस्तारवादी नीतियां होती हैं या जो विस्तारवाद की ओर जो भी देश बढ़ता है वो अपने आर्थिकी के विस्तार की ज़्यादा चिंता करता है बजाय भौगोलिक प्रदेशों के विस्तार की। तो मुझे लगता है कि अमेरिका का क्या है, उनके पास अर्थ ही तो है। और जब वो मागा कह रहे हैं ट्रंप साहब, तो वो अपने आर्थिकी को ही विस्तार देने का प्रयास कर रहे हैं। और जो उनका विस्तारवादी नीति है, बेसिस अर्थ है, वो सबको अर्थ से डराने का प्रयास कर रहे हैं, हथियार से डराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो जो टैरिफ लगाकर लोगों को धमकी देते हैं कि तुमको 90 कर दूंगा, तुमको 40 कर दूंगा, तुमको 50 कर दूंगा, हर दिन सुबह उठते हैं और उनको एक स्वप्न लगता है जैसे पिछली रात को आया हो कि हमें आज इस पर इतने प्रतिशत टैरिफ डाल देना है।
तो मुझे लगता है कि अभी सबसे पहले इस मीटिंग के बाद कुछ समय हमें ठहर कर इंतजार कर देखना पड़ेगा कि इसका क्या निकलता। हाँ, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन अमित जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो आपने हेडलाइंस पढ़ी ना, उसमें बहुत बड़ा एक संदेश है। सारे अखबार ये कह रहे हैं विश्व की 4 महाशक्तियों में से 3, जी, मतलब भारत को अब वैश्विक मीडिया एक महाशक्ति के तौर पर देख ही नहीं रहा है, बल्कि स्वीकार भी कर रहा है। ये एक बड़ी उपलब्धि अगर हम आर्थिक विस्तार के हिसाब से देखें तो भारत की है, जिसमें पूरी मीडिया, यही पश्चिम की मीडिया होती थी जिसमें 1-2 अखबारों का आपने नाम भी लिया, वो लोग भारत को सपेरों का देश और उससे आगे कुछ कहते थे और उसका हंसी मजाक उड़ाते थे। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जैसे शब्दावली का उपयोग भी उन लोगों ने किया, बाद में भारत के लोगों ने भी किया। लेकिन आज जब हमारी अर्थव्यवस्था 7% से ज्यादा, जो अभी आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से बढ़ रही है, तो उस ऐसे में उन लोगों को अगर ये लगने लगा है कि भारत एक वैश्विक महाशक्ति बन गया है, तो अब जिस प्रकार के संवेदनशीलता की अपेक्षा भारत चीन से कर रहा है, मुझे लगता है कि उसमें जो उसके जो निहितार्थ हैं या उसके जो अर्थ हैं या परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सम्मान और संवेदनशीलता के साथ ही ये रिश्ता बढ़ेगा, तो ऐसा लगता है कि जो अभी फॉरेन पॉलिसी चीन के साथ है, सचमुच अभी शायद विजय जी ने कहा कि बाय डिफॉल्ट हम उनके पास गए। अगर ट्रंप अगर हमारे साथ होता या अमेरिका हमारे साथ होता तो अभी शायद प्रधानमंत्री का ये दौरा नहीं होता चीन का, क्योंकि पिछले 7 साल से ये दौरा नहीं हो रहा था। तो अगर इन सारी स्थितियों में हम देखें तो कोई भी रिलेशनशिप बाय डिफॉल्ट अगर डेवलप करता है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉल्ट कहीं ना कहीं रहता है। लोग सशंकित रहते हैं एक दूसरे के प्रति रिश्तों में, और मुझे अभी भारत और चीन के रिश्तों के बीच में वो जो डिफॉल्ट दिखाई देता है, वो मैं थोड़ा ठहर के उस पर कोई टिप्पणी करना, क्योंकि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सर, मैं बस जोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि ये रॉकेट चल तो चुका था जो भारत और चीन के बीच रिश्तों का खजान में देखने को मिला था। आप कह सकते हैं ट्रंप ने उसमें बूस्टर लगा दिए, तो इसलिए और तेजी से बढ़ गया और तेजी से आगे बढ़े। लेकिन जिसका जिक्र जोड़ दूं अमित, प्रधानमंत्री जी ने जिन 2 शब्दों का जिक्र आपने किया ना, सम्मान और संवेदनशीलता, ये दोनों राइडर हैं, जिसको आनंद जी दूसरे तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। वो राइडर ही है एक तरह से कि भाई भरोसा करने से पहले इन दोनों शब्दों पर ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, उसके बिना ये आगे जो रिश्ता है बढ़ नहीं सकता है। लेकिन जिसका जिक्र आनंद जी ने किया है, सर आपने जो कहा ना कि भारत एक इसमें कहीं ना कहीं विश्व का गुरु या वर्ल्ड पावर बन के निकला है, जो हेडलाइन में भी है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला, वो मैं जिक्र करना चाहूंगा। हेडलाइन में तो आ ही गया, लेकिन जेलेंस्की ने फोन पर बात की प्रधानमंत्री मोदी से। अब बताइए, जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, क्यों बात की? क्या ऐसा हुआ कि अचानक ही उनको ध्यान आया कि जब प्रधानमंत्री एससीओ समिट में जा रहे हैं तभी बात करें? उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की कल मुलाकात होने जा रही है व्लादिमीर पुतिन के साथ। अब व्लादिमीर पुतिन, जिनको अपने अलास्का लेकर गए, बड़ा आओ भगत किया, रेड कारपेट वेलकम दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उनको लगा कि भाई अब बातचीत हुई है, अब तो युद्ध खत्म हो जाएगा, नोबेल पीस प्राइज मुझे मिल जाएगा। हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है, और ज्यादा हमले हो गए हैं। यूके ऑफिस पर हमला कर दिया रशिया ने। अब यहां पर मुलाकात होगी किससे? प्रधानमंत्री मोदी से। उसके बाद दिसंबर में आने भी वाले हैं व्लादिमीर पुतिन। जेलेंस्की को साफ पता लग गया है कि इस वक्त कोई एक ही आदमी है जो हमारे काम आ सकता है, युद्ध रुकवा सकता है, वो प्रधानमंत्री मोदी है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी मुलाकात होने जा रही है जिससे पहले जो बातचीत हुई, बातचीत की थोड़ी चीज मैं आपको बता दूं। उसमें क्या कहा गया है कि क्या क्या बातचीत हुई थी जब वो मिले थे ट्रंप के साथ, क्या क्या बातचीत हुई थी उनकी जो बाकी यूरोपियन देशों के नेताओं के साथ मुलाकात हुई थी, सब कुछ विस्तार से बताया गया है। और अंत में आप अगर देखेंगे तो उन्होंने कहा कि मुझे आश्वासन मिला है प्रधानमंत्री मोदी से कि इस युद्ध का जो समाधान है वो शांतिपूर्ण ढंग से मिल जाएगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है विनोद सर? हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ही वो शख्स हैं जो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं या फिर कोई मध्यस्थता कर सकते हैं? देखिए, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन तो मान तो रहे ना, जेलेंस्की क्यों बात करेंगे? नहीं तो देखिए, अगर मैं कहता रहा हूँ अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, भारत के लिए भी अच्छा है, यूक्रेन के लिए भी, विश्व के लिए भी, मोदी जी के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा होगा क्या, ये एक प्रश्न है। क्योंकि पुतिन के बारे में जितना मैं जानता हूँ, पुतिन जो उन्होंने तय कर लिया है कि इसके बिना हम पीछे नहीं हटेंगे, उससे वो कितना पीछे हटेंगे ये प्रश्न है। कि जो इलाके रूस के कब्जे में हैं, पूर्वी यूक्रेन वाले, क्रीमिया पर रूस का जो अधिकार है, ये सारे जो है वो अगर जेलेंस्की मान जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या जेलेंस्की मानेंगे इस बात को? क्योंकि यही शर्तें उन्होंने ट्रंप के सामने भी रखी थी पुतिन ने। और
मोदी जी अगर पुतिन से बात करेंगे यूक्रेन को लेकर के, पहले तो भारत और रूस के बारे में आपस में बात होगी दोनों देशों के बारे में, अब मोदी जी करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो पता नहीं, क्योंकि एक तीसरे देश का मसला, लेकिन हो सकता है क्योंकि जेलेंस्की ने उनसे बात की है तो एक गुडविल जेस्चर में वो बात कर सकते हैं। तो उस पर पुतिन क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। पुतिन जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और जेलेंस्की भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध का जो परिणाम है वो रूस में पुतिन को मजबूत करेगा या ताकत या कमजोर करेगा और यूक्रेन में जेलेंस्की को। इसीलिए दोनों अपने अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं, जो भी पीछे हटेगा उसको अपने देश में नुकसान उठाना पड़ेगा। अब पुतिन कितना पीछे हटते हैं कितना ये आने वाले समय में होगा, लेकिन जेलेंस्की को अगर उम्मीद है तो जो अनंत ने कहा कि भारत एक शक्ति के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत की स्वीकार कर रहा है विश्व, तो वो ये उसका एक नया, ये भी एक उसका परिणाम है कि एक देश का युद्धग्रस्त राष्ट्र का अगर राष्ट्रपति, और पहली बार नहीं 2 3 तीसरी चौथी बार शायद उन्होंने बात की है। मोदी तो यूक्रेन भी गए थे ना, मोदी यूक्रेन भी गए थे, लेकिन भारत जो है चौधरी की तरह से बिहेव नहीं करता। चौधरी तो बिहेव नहीं करता है, करेगा भी नहीं। ये देखिए ये पॉइंट विजय सर इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि वहां दिक्कत तो यही आ रही है कि ये मत समझिए कि वो भारत के साथ जेलेंस्की ने बात की तो वो एक कम्युनिकेट करने के लिए भाई मैं कहाँ पर हूँ, आप क्या कर सकते हैं, हो रही है बात, निरंतर बातचीत हो रही है। लेकिन इसको समझना चाहिए कि जैसे ट्रम्प साहब है ना, वो चौधरी बनकर बैठे हुए हैं कि मैंने इनका समझौता कराया उनका करवाया, वो किसी का हुआ नहीं, लेकिन वो सारी वो जो बिहेवियर है चौधराहट का, वो बिहेवियर भारत का नहीं है जी। अब भारत तो जैसे प्रधानमंत्री ने जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब भी व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात हुई, जेलेंस्की के साथ मुलाकात हुई, तब भी उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है, बुद्ध का युग है। तो वो उसी रास्ते पर कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, और दोनों को आगे पीछे होना होता है। जब समझौता करते हैं तो दोनों ही आगे पीछे होते हैं। जेलेंस्की का सर, तो यहाँ पर देखिए एक परेशान देश का नेता तो सब जगह दरवाजा खटखटा रहा है ना। जेलेंस्की परेशान है तो सारे दरवाजा खटखटा रहे कि जहां से मुझे राहत मिल जाए। वो ट्रम्प के पास भी गए, वो भारत के पास भी आए, वो तमाम दूसरे देशों से रवैया है। उन्होंने यूरोप से भी बात की भाई कि अब राहतों की मामला निपटे और युद्ध खत्म हो। दोनों देश परेशान है और जेलेंस्की ज्यादा परेशान है। मुझे इस बात की संभावना कम लगती है कि प्रधानमंत्री मोदी कल कोई यूक्रेन को लेकर बहुत बड़ी बात उनके साथ करेंगे, क्योंकि बातचीत के जो सब्जेक्ट है वो पहले तय होंगे। और मुझे लग रहा है कि ठीक है कि यूक्रेन और अभी अलास्का में पुतिन की और ट्रम्प की जो बैठक हुई थी तो वहां पर उसने अपने पूरे 12 जो मांगे थी ट्रम्प के सामने रख दी थी कि आप ये मांगे अगर मेरी पूरी होंगी तो मैं युद्ध रोक दूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ट्रम्प इस समय जेलेंस्की के कहने पर नहीं। सबीर सर, कुल मिलाकर मुझे जितना समझ में आया, विजय सर ने भी जो बात कही है, यहाँ पर जो चौधरी बनने वाली बात होती है ना कि 2 लोगों के भी जो मांडवाली करवाते हैं, मुंबईया भाषा है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लिया जाता है, तो ट्रम्प वहां पर कुछ लेने की बात सोच रहे हैं, लेकिन भारत का वो नहीं है रवैया। भारत का रवैया है कि दोनों देशों के बीच शांति होनी चाहिए आपसी बातचीत के जरिए।